जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का दूसरा क्लास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम्स। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, जो सबसे टॉप में आपको दिख रहा है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सिद्धांत रहे हैं, और जैव विकास यानी जीवों का विकास किस क्रम में हुआ, कैसा हुआ, है ना। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से, है ना। वन लाइनर के माध्यम से जो भी सिद्धांत है हम लोग लंबा लंबा पढ़ने नहीं जाएंगे और वो हम समझ में नहीं आता है, वक्त लगता है। लेकिन वन लाइनर के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा सिद्धांत समझ लेंगे, किसने कहा, किन्होंने कहा, क्या कहा, ये सारी की सारी बातें वन लाइनर में सब समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए। पहला देखिए, जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क ने। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, आप याद रखेंगे जीव विकास, विकास, है ना, बहुत बड़ा नाम है। तो जीव से क्या होगा? जीन होगा। ठीक है, याद रखने का तरीका है ये, जीव जीन, जीव जीन, बैप्टिस्ट बी बी ठीक है, बेप डी ले मार्क, ले मार्क, ये हो गया। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? आधुनिक मनुष्य यानी हम सभी का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नॉन मानव, क्रो मैग्नॉन ह्यूमन। किन्होंने माना? वैज्ञानिकों ने माना है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर नोट दी गई है और ये नोट क्या है? जीव का उद्गम लगभग यानी पृथ्वी पर जो जीवन की स्टार्ट हुआ यानी सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ वो क्या है? 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार आज से 2 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। और किसके प्रमाण के अनुसार? वर्तमान में हमने प्रमाण पाए हैं, इसीलिए। चलिए, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ये तो आपने पढ़े होंगे 9-10 से ही, आप इसके ध्यान में, आपको ये ध्यान में रहा होगा। चलिए, चार्ल्स डार्विन, विकासवाद, चार्ल्स डार्विन। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? उद विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट देखिए, उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किन्होंने किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। बड़ा बड़ा नाम है, थोड़ा सा अटपटा नाम है, याद तो रखना पड़ेगा। उद विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत। आगे देखिए नोट्स क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप या पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। तो ये बड़ा सा अटपटा सा नाम है, आर्कियोप्टेरिस्क जुरेसिक युग का, एक जुरेसिक युग है ना, का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप यानी जानते हैं सरीसृप क्या होता है? स्नेक। वह पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ हाथी का पूर्वज है। तो याद कैसे रखेंगे? एक हाथी था, उस हाथी का नाम था मैमथ। हो गया। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पहले था। ब्लू ग्रीन अलगे। शीत ऋतु में पशु के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, हाइबरनेशन कहा जाता है। किसी जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तारमीन, स्टारफिश। ठीक है, किस जीव में स्नायु तंत्र, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क यानी ब्रेन नहीं होता है। शॉर्ट में तारामीन। स्टारफिश, स्टारफिश में मस्तिष्क नहीं होता है दोस्तों। हो गया। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम।
किस प्रकार के 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चलिए, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। तो ये जो डायनासोर की बात आती है ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, है ना, सरीसृप वर्ग में आते हैं और इनका जो उदय हुआ था इनका 21 युग में पाए जाते थे, मेसोजाइक युग में पाए जाते थे, मेसोजाइक, ठीक है, मेसोजाइक। आगे देखें, नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। पेज नेक्स्ट करें, सेम पेज है दोस्तों, ये जूम करके मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, विटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैक क्लिंटॉक ने हो गया। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, कौन से क्षार डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन में पाए जाते हैं। चलिए, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, पक्षी वर्ग में नहीं आते, चमगादड़, ये चमगादड़ हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते लेकिन ये उड़ने वाले हैं, जीव है। नोट्स दिया है, देखिए दोस्तों क्या नोट दी गई है। चमगादड़ ने बैट को उड़ने की कीट और क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखें, फिर वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात को घूमने वाले जो जीव हैं, चमगादड़ हो गया, मच्छर हो गया, उल्लू हो गया, जानते हैं आप सभी। चलिए और क्या नोट दी गई है यहाँ पर भी देख लेते हैं। कुछ साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम, साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम। तो साधारण नाम देखिए, मानव का साधारण नाम क्या है, हम लोग सभी जानते हैं, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथेरा पायरेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये कि हमेशा वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, कुछ स्पेशल होते हैं तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों। बाघ को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, पैंथेरा टिग्रिस, शेर को पैंथेरा लियो कहा जाता है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, तेंदुआ, बाघ, शेर, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव हैं। हम लोग जानते हैं, हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि बाघ कैसा होता है, शेर कैसा, तेंदुआ कैसा होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या, पैंथेरा वर्ड सम आएगा ही, सेम चीज़ है। तेंदुआ यानी पायराइड्स, पारडस है। तेंदुआ क्या, पैंथेरा पारडस है। और बाघ को टिग्रिस यानी टाइगर, टिग्रिस। और लियो माना लायंस, ठीक है, लायन माना शेर, आप जानते हैं पैंथेरा कॉमन है, ठीक है, लायन माना शेर होता है तो यहाँ पर लियो हो गया। ओके, आगे बढ़े। मटर को क्या कहा जाता है, मटर पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पीएस कहा जाता है, मटर को पीएस कहा जाता है। बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक को राना टिग्रिना कहा जाता है, राना टिग्रिना। धान को कहा जाता है ओराइज सटाइवा। सरसों ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीस। चना सीसर एरिएटिनम कहा जाता है। गेहूं को क्या कहा जाता है दोस्तों, टिकिटम एस्टिवम। गाय क्या है, बॉस इंडिकस हो गया। आम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये हम लोग सभी जानते हैं, आम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है।
आगे देखें, मलेस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो यहाँ पर हीमोयास्निन के कारण होता है, हीमोयास्निन के कारण होता है। नेक्स्ट पेज देखें दोस्तों, नेक्स्ट पेज में क्या दी गई है? यहाँ पर कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल, इसका आंसर हो कवक। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूंद है दोस्तों। यीस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है ना। कपास में पाए जाने वाली प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में सेल्यूलोज होता है। कपास में सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? तो लाइकेन शैवालों और कवकों से निर्मित होते हैं। आगे देखें, थोड़ा सा मैं जल्दी रीड कर रहा हूँ। जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम, Mg से दर्शाया जाता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा, ठीक है, ट्रैकिया द्वारा। यहाँ पर नोट है, नोट भी हम लोग रीड कर लेते हैं। कोनेन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है दोस्तों? तो सेब में जो लाल रंग होती है वो किस वजह से होती है? तो यहाँ पर आप आंसर देंगे एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण ये होता है दोस्तों। नहीं देखिए, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं। स है तो स से स्टार्ट होगा, सोरो और शीस, ठीक है, सोरसीस हो गया। शीस मान सिस्टर हो गया। सर्पों की विषय ग्रंथियाँ किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की समान है दोस्तों। आगे देखें, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर मेघालय होगा आंसर। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, घटपर्णी कीड़भक्षी पादप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी पत्तियों के पर्णफलक घट या घड़े रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये नोट है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। कीटभक्षी, ये घटपर्णी क्या है? ये पौधा है, ठीक है। तो ये किसके? कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है, यानी जो कीड़ा खाते हैं उस के अंतर्गत, उस पेड़ पौधे के अंतर्गत आएगा। इसकी पत्तियों के पर्ण, इसके जो पर्ण माना पत्ता है ना, फलक घट यानी घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। जो पत्ता होता है वो घड़ा के रूप में हो जाता है ना, घड़ा, जैसे घड़ा दिखता है ठीक वैसे ही लगभग है ना। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का ग्रहण करता है? तो ऊँट हो गया दोस्तों। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है। आगे देखें, कोलोसल स्क्विड जल और दोनों में रहने वाले जीवों को उभयचर कहा जाता है। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर, ये कॉमन चीज़ है, हम लोग जानते हैं। जल जैसे मेढक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये जीव है उभयचर जीव, हम लोग छोटे क्लास में पढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गला थोड़ा सा बैठ गया इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ मैं, इससे भी स्लो ही था। अभी देखिए यहाँ पर अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? अधिपादप क्या है? अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए, ठीक है, यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव के वंश से संबंधित है? तो मकड़ी, ये मकड़ी हो गया। आगे देखिए, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो लूसीफेरस के कारण होती है दोस्तों। सान हेम्पेरेसी किससे प्राप्त किए जाते हैं? किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किससे पाई जाती है? तो लेग हीमोग्लोबिन किससे पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। किस में पाई जाती है? लेग्यूम
मूल ग्रंथियों में पाई जाती है दोस्तों। आगे देखें, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में ये प्रकाशित हुई थी। जीव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो जीवाश्मों से। आगे देखिए, जीवों की उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, ये क्रम सही है। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में कंकाल नहीं होता है, इसीलिए वो लचीलेदार होते हैं, आप जानते हैं। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच यानी सिल्वर फिश में दोस्तों। तो ये परिसंचरण तंत्र मतलब ये क्या है कि सर्कुलरी सिस्टम में सांस जो लेते हैं वो कॉकरोच बाहर से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं, और सिल्वर फिश भी त्वचा से सांस लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही चीज़ है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो ये होगा अप्सरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ नियततापी प्राणी है। देखिए इसका विज्ञान की नोट है, ये विज्ञान की पेलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की पेलियोंटोलॉजी क्या है? पेलियोंटोलॉजी नामक शाखा जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करने वाले जो ब्रांच है, साइंस का जो ब्रांच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी। इसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत। सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग है। बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। आगे देखिए, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट्स। ये हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में, ऐसा मिट्टी जिसमें नमक हो और उसमें उगने वाले जो पादप हैं यानी जो पौधे हैं दोस्तों, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइट्स। तो हेलो आप समझ रहे हैं, हेलोफाइट करते हैं चलो। तो यहाँ पर नमक वाला मिट्टी में ये पौधे रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता कहाँ? जाइलम ऊतक में जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में बनते हैं। सीप, घोंगा, स्क्वीड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि। यहाँ पर देखिए कुछ नोट है, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। सीप, घोंगा, स्क्वीड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। तो इसको आप, ये स्पेशल नोट है, इसको नीचे सबसे दिया हुआ था तो मैंने रीड कर लिया, आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ये जो जीव है ये आदि जीव मेलास्का संघ के प्रमुख जीव है। तो ये मेलास्का संघ होता है, उसमें ये सब जो जीव है मैंने नाम लिया, तो ये सब होते हैं। ठीक है, सीप, घोंगा, स्क्वीड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि, है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? किस जीव का महत्व है? डाइटम स्पेशल है, इसको याद रखेंगे। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में डाइटम के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं। पपीते का पीला किस कारण से होता है दोस्तों? तो केरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधों के किस से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल, ये देखिए भूरी शैवाल है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं।
आगे देखें क्या है, अधिक नमक वाली अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, ये जीव द्रव्य कुंठित होकर मर जाते हैं। तो सही बात है दोस्तों, अचार जो होती हैं जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, अचार का कैसा रहता है अचार ये आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। चलिए, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, ग्लाइकोजन। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गेम्बूसिया फिश। ठीक है, तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से, कौन सा जंतु है जिसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मच्छरों से मुक्ति मिल जाती है, तो वो क्या है, गेम्बूसिया फिश है। इस फिश को छोड़ देंगे तो क्या होगा, मच्छर नहीं फैलेंगे, कम होंगे। ठीक है, आगे देखें, बिस्फेनॉल ए BPA क्या है, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है ये दोस्तों। तो मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने वाले विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है दोस्तों। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा विधि है जिसमें पौधे जो उगाते हैं वो पानी के माध्यम से पौधे उगाया जाता है। ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है नोट। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। यीस्ट कोशिका में कौन सा विकर उपस्थित होता है, एंजाइम उपस्थित होता है, तो जाइमेस उपस्थित होता है दोस्तों। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविकता का नियम कहा जाता है दोस्तों। क्यूनिन अथवा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने वंशगति नियमों को प्रतिपादित किया और इसमें उन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो गार्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया था उन्होंने, मेंडल ने। अब आगे देखें, ग्रेगर जॉन मेंडल 1882-1884 तक इनका जीवन काल है दोस्तों, और को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, किस ताप पर, तो -20 to -35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तो बिल्कुल है नहीं, नया पेज बिल्कुल नहीं है। तो इस जो टॉपिक हमने देखे तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी बुक का हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए पुनः।